हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ चुके हैं और आप लोग पूरी मेहनत से उसकी तैयारियां भी कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैं BSc थर्ड ईयर और BSc 6th सेम के सेकेंड पेपर, जिसका नाम एनालिसिस है, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस को मिला करके बना हुआ है, उसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर्स की सीरीज है जो कि चलेगी काफ़ी लंबी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूव कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। ये एक तो दे देगा कि स्टेट एंड प्रूव कॉची-रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म, या उसका आपको यहाँ पर स्टेटमेंट भी देना है, देन उसका प्रूफ करना है। या क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि इफ़ एफ जेड इज़ अ सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स, मतलब स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि इफ़ एफ जेड इज़ अ सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इन द क्लोज बाउंडेड डोमेन दी, then del u over del r equal to 1 over r del v over del theta and del u over del theta equal to minus r del v over del r। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि जो फंक्शन में स्टेटमेंट है कि एफ जेड कैसा फंक्शन है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड complex function differentiable in a closed bounded domain D, in a closed bounded domain D such that। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन कैसा है, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो हम एफ जेड किस तरह से लेंगे, डेट मीन्स एफ जेड इक्वल टू लिया जाएगा ये u प्लस आई वी के फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर z को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसे एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा लिखेंगे और ये u प्लस आई वी, और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि वेयर z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर इसको लिख पा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम x प्लस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखते हैं। और जब आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x को आप लिखते हो r cos थीटा एंड देन y को क्या लिखते हो आप r sin थीटा। तो अगर आप यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मिलेगा। और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यूलर्स थ्योरम से e टू दी पावर आई थीटा बन जाएगा, तो r e टू दी पावर आई थीटा। तो इसीलिए z को हम क्या लिख रहे हैं, r e टू दी पावर आई थीटा लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। और अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं r के रिस्पेक्ट में पार्शियली। ठीक है, तो फर्दर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू r पार्शियली। तो वी गेट, तो देखिए ये हो जाएगा डेल ओवर डेल r एफ आर ई टू दी पावर आई थीटा। ये तो फंक्शन का हो गया। अब फंक्शन के अंदर जो आर ई टू दी पावर आई थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आर का 1 हो जाएगा और ई टू दी पावर आई थीटा एज इट इज़ रहेगा। और राइट साइड में आपका डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल आर लिखा जाएगा। इसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। देखिए ई टू द पावर आई थीटा आप आगे लिख लें और इसे हम एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा लिख लेते हैं। डेल ओवर डेल आर के प्लेस पर हम यहाँ पर एफ डैश लिख दे रहे हैं और यहाँ पर डेल यू ओवर डेल आर और प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल आर। इससे आप इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फिर फर्दर इक्वेशन 1 को ही दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर हम अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा पार्शियली, वी गेट, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेम इसी तरह से ये एफ डैश आर ई टू दी पावर आई थीटा लिखा जाएगा, और इस बार आप थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ चेन रूल से करेंगे तो आर एज इट इज़ और ई टू दी पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर आई थीटा ये होगा, और यहाँ आई थीटा का फिर से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आर आई ई टू दी पावर आई थीटा और एफ डैश आर ई टू दी पावर आई थीटा बन जाएगा, और राइट साइड में डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल थीटा बन जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिएगा। देन स्टूडेंट्स फर्दर अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये रहा आपका इक्वेशन 2, ये आपका ई टू दी पावर आई थीटा एफ डैश आर ई टू दी पावर आई थीटा आ गया, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आर इंटू आई इंटू ई टू दी पावर आई थीटा एफ डैश आर ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या देखिए, डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल आर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख रहे हो एफ डैश से एफ डैश कैंसिल आउट, ई टू दी पावर आई थीटा से ई टू दी पावर आई थीटा कैंसिल आउट। देन अब आप आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल थीटा इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जा रहा है तो ये आपका आर इंटू आई, और ये है डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल आर। अब स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई टाइम्स आर डेल यू ओवर डेल आर, यहाँ आई और आई स्क्वायर मीन्स माइनस हो जाएगा, और आर डेल वी ओवर डेल आर, और लेफ़्ट साइड में आपका डेल यू ओवर डेल थीटा प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल थीटा है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं। तो फर्दर हम रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट की अगर हम बात करें तो हमें मिल रहा है यहाँ से देखिए डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू मिल रही है यहाँ से माइनस का आर डेल वी ओवर डेल आर, एंड अब हम इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो इमेजनरी पार्ट हम यहाँ से देख ले रहे हैं। तो ये डेल वी ओवर डेल थीटा इक्वल टू आर टाइम्स डेल यू ओवर डेल आर के फॉर्म में है। तो फाइनल रिजल्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इस तरह से लिखोगे आप, देखो तो डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू माइनस का आर टाइम्स डेल वी ओवर डेल आर है, एंड यहाँ से आप डेल यू ओवर डेल आर फाइंड आउट करेंगे तो ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो आ रहा है यही आपका कॉची रीमान इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म। तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ये आपके फॉर्मूले भी हैं आगे जाके यूज़ होंगे। तो यहाँ पर दीज आर Cauchy's Riemann equation
Cauchy-Riemann equations in polar form। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव कॉची-रीमान इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी देना है और कॉची-रीमान इक्वेशन को प्रूव भी करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दे सकता है कि इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल इन अ क्लोज बाउंडेड डोमेन डी देन del u over del x इक्वल टू del v over del y एंड del u over del y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ del v over del x वेयर u एंड v आर बोथ द फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो स्टेटमेंट के साथ भी दे सकता है और स्टेटमेंट को लिख कर प्रूव करने के लिए भी कह सकता है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स D हमें कैसा डोमेन दे रखा है, बाउंडेड डोमेन दे रखा है। तो यहाँ पर आप इसको इसी से स्टार्ट करेंगे कि लेट D बी अ क्लोज्ड बाउंडेड डोमेन in which function fz is defined। fz is defined। fz is defined। अब स्टूडेंट्स फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, इसी क्लोज डोमेन में है। तो सिंस फंक्शन fz is differentiable in a closed bounded domain D therefore there exists a point z0 जिसको कि आप x0 प्लस आई वाई नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं उसी तरह से z0 इक्वल टू x0 प्लस आई वाई नॉट लिख सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन एफ जेड डिफरेंशिएबल है क्लोज बाउंडेड डोमेन D में, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट z0 इन द नेबरहुड ऑफ z at which condition of differentiability is satisfied। That means आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन में z माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसे आप इक्वेशन या ये कहें कि इनइक्वालिटी फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। यहाँ पर इसे आप फर्स्ट सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज बाउंडेड डोमेन D में, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट z0 जिसको हम x0 प्लस आई वाई नॉट लिख सकते हैं इन द नेबरहुड। ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, z के नेबरहुड में मिलेगा, जहाँ पर कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी सेटिस्फाइड होगी, जिसको हम लिख रहे हैं किस तरह से, लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन में z माइनस जेड नॉट। ये z0 है स्टूडेंट्स, z माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखिए, अब इसको यहाँ पर जो आपने डिफाइन किया इसको हम फिगर से ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक्सप्रेशन 1 जहाँ तक हमने समझा है उसको आइए फिगर से डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर आप एक z प्लेन पर एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका z प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका रियल एक्सिस हो गया और ये आपका इमेजनरी एक्सिस हो गया।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक क्लोज्ड कंटूर बना लीजिए किसी भी शेप और साइज़ का। तो ये हमने एक क्लोज्ड कंटूर बना लिया, ठीक है, या क्लोज बाउंडेड डोमेन जिसको हम कहते हैं, हमने डी क्लोज बाउंडेड डोमेन बना लिया जिसको हम डी कह रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट आपने जेड लिया और इसी के नेबरहुड में आपने एक पॉइंट लिया है जेड नॉट, ठीक है। तो यही अभी तक हमने डिफाइन किया था कि हम एक पॉइंट जेड है उसके नेबरहुड पॉइंट पर हम क्या ले रहे हैं, जेड नॉट एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखेंगे फर्दर जो हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, ये जो नेबरिंग पॉइंट है जेड नॉट, यहाँ से हम 2 स्ट्रेट लाइन पास कराएंगे जेड नॉट से, जो कि पैरेलल, इन 2 स्ट्रेट लाइंस को हम एज अ कर्व लेंगे और जो कि पैरेलल होगी रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस के। तो पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि कंसीडर 2 स्ट्रेट लाइंस टू स्ट्रेट लाइंस, इसको एज कर्व हम ले रहे हैं तो ब्रैकेट में एज कर्व लिख लीजिएगा, एज कर्व्स थ्रू जो जेड नॉट से पास करेंगे, थ्रू जेड नॉट जिसको हम एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट भी बोल रहे हैं, थ्रू जेड नॉट पैरेलल टू, जो कि रियल और इमेजनरी एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पैरेलल टू रियल एंड इमेजनरी एक्सिस, रियल एंड इमेजनरी एक्सिस। तो आइए स्टूडेंट्स, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जेड नॉट से पास करने वाली 2 लाइन हम ले लेते हैं, एक हमने ये ले ली, दूसरी लाइन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पैरेलल टू रियल एक्सिस और पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस होगी, जिसमें हम यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन कह रहे हैं कि ये होगा आपका y इक्वल टू वाई नॉट और इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स अब हम इन 2 लाइनों पर जो एक्सप्रेशन स्टार है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं आइए देखेंगे। तो along the line parallel to real axis, the expression star कहें या 1 कहें, या 1 को आप स्टार भी ले सकते हैं जो हमने 1 माना है। द एक्सप्रेशन 1 लिखा है तो यहाँ 1 ले लेते हैं। चलिए, द एक्सप्रेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो एक्सप्रेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेशन 1 था हमारा लिमिट z टेंस टू जेड नॉट। तो z का मतलब x प्लस आई वाई होता है, तो अब x प्लस आई, क्योंकि ये रियल एक्सिस के पैरेलल लाइन के लिए हम वर्क कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू वाई नॉट है, तो अब हम y के प्लेस पर वाई नॉट लिखेंगे। और जेड नॉट का मतलब तो ठीक ही है, एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट होता है, वो एज इट इज़ रखेंगे। फिर क्या था, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट। तो एफ जेड मीन्स, एफ जेड मतलब यू प्लस आई वी, और यू और वी भी एक्स के फंक्शन है, तो इसे आप इस तरह से डिफाइन करोगे, यू एक्स कॉमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई नॉट, ये एफ जेड हो गया। फिर माइनस एफ जेड नॉट था, तो उसके लिए भी आप यू और वी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई टाइम्स वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और होल डिवाइडेड बाई अपॉन में कितना था, जेड माइनस जेड नॉट था, तो डेट मीन्स एक्स प्लस आई वाई नॉट, और माइनस का एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, ये लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ डिनोमिनेटर में आप देखें तो आई वाई नॉट और आई वाई नॉट कैंसिल हो रहा है। सेम ईयर लिमिट में भी हम देखें तो आई वाई नॉट से आई वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर जो आप लिखोगे वो इस तरह से आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर आप u वाले टर्म, या ये कहूँ कि रियल वाले टर्म एक साथ ले लीजिए और इमेजनरी वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, और हम सेपरेट डिवाइड भी कर देते हैं इसको। तो देखिए, u टाइम्स एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस का u एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, x माइनस एक्स नॉट बच रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर आई कॉमन आएगा, आई, और फिर हम v वाले टर्म को लिख लेते हैं। तो v एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस का v एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन में है x माइनस एक्स नॉट। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। देन अब हम लिमिट को भी अंदर ले जाएंगे। तो देखिए फर्दर, लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट u एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस u एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन में x माइनस एक्स नॉट, फिर प्लस i टाइम्स लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट v एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस का v एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स नॉट, ये हो जाएगा। तो देन स्टूडेंट्स फर्दर देखिए ये क्या कन्वर्ट होगा इसमें। ये बाय डिफरेंशियबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा डेल u ओवर डेल x में, फिर प्लस i टाइम्स है, और ये हो जाएगा डेल v ओवर डेल x में, डेल v ओवर डेल x में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए यूज़फुल रिजल्ट है, तो मैं इसे बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह से स्टूडेंट्स अभी हमने अलोंग द लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस पे एक्सप्रेशन 1 को चेक किया, उसी तरह से अलोंग द लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस उस पर हम एक्सप्रेशन 1 को चेक करेंगे। तो देन स्टूडेंट्स देखिए फर्दर क्या होगा। अलोंग द लाइन, फिर से अगेन अलोंग द लाइन पैरेलल टू imaginary axis, the expression 1 can be written as तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन 1 क्या हो जाएगा। फिर से लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट है, तो स्टूडेंट्स जेड का मतलब x प्लस आई वाई है, तो इस बार x का जो इमेजिनरी एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट। दैट मीन्स हम यहाँ पर लेंगे एक्स नॉट प्लस आई वाई, एक्स नॉट प्लस आई वाई, और जेड नॉट का मतलब तो एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट एज इट इज़ रहेगा। फिर एफ जेड था, एफ जेड मतलब u प्लस आई वी की फॉर्म में है, तो ये एक्स नॉट कॉमा वाई प्लस आई टाइम्स वी एक्स नॉट कॉमा वाई, ये एफ जेड आ गया। फिर माइनस एफ जेड नॉट है, तो वो ऐसे ही रहेगा सेम, u एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई टाइम्स वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। देन फर्दर अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट था, तो जेड मीन्स एक्स नॉट प्लस आई वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो इस बार एक्स नॉट और एक्स नॉट आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। सेम हियर यहाँ पे लिमिट में भी एक्स नॉट और एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी, लिमिट वाई टेंस टू वाई नॉट हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से आप रियल वाले टर्म एक साथ ले लें और इमेजिनरी वाले टर्म एक साथ ले लें, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे u एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस का u एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये रियल टर्म आ गया। और फिर इमेजिनरी टर्म के लिए i टाइम्स फिर v एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस का v एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये लिखा जाएगा। एंड अपॉन में स्टूडेंट्स देखिए i कॉमन आ रहा है, और ये हम लिखेंगे y माइनस वाई नॉट। फर्दर अब हम यहाँ पर लिमिट भी सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेटली इसे डिवाइड भी कर देते हैं। तो फर्दर देखिए क्या बनेगा। तो लिमिट y टेंस टू वाई नॉट
ये u टाइम्स एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस का u ब्रैकेट में एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अपॉन में y माइनस वाई नॉट और i भी है स्टूडेंट्स, अपॉन में i है। अपॉन में i को हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो वो माइनस i में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर माइनस i लिमिट से पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो i से i कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट y टेंस टू वाई नॉट और ये लिखा जाएगा v एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस का v एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और अपॉन में y माइनस वाई नॉट, ऐसा कुछ आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स फिर से डिफरेंशियबिलिटी के थ्रू, जैसे अभी हमने यहाँ पर इसको लिखा उसी तरह से ये क्या लिखा जाएगा देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का i डेल u ओवर डेल y और प्लस यहाँ पर आ जाएगा डेल v ओवर डेल y। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपने z0 जो नेबरिंग पॉइंट लिया था और उस पर से जो पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइंस ली थी एज अ कर्व y इक्वल टू वाई नॉट और x इक्वल टू एक्स नॉट, इस पर आपने एक्सप्रेशन 1 को किस तरह से वो चेंज हो रहा है वो देखा। तो दोनों एक्सप्रेशंस से हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन से, एक y इक्वल टू वाई नॉट से और एक x इक्वल टू एक्स नॉट से। देन फर्दर स्टूडेंट्स अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट z इक्वल टू z0, इस पॉइंट पर z इक्वल टू z0 पर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन fz along the curve y equal to y naught and the differential coefficient of the function fz along the curve x equal to x naught is same या is equal। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसीजर पे हम इन दोनों इक्वेशंस को जो आ रही हैं इसको हम इक्वल कर सकते हैं, मतलब कि इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये डिफाइन करने के बाद आप इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x प्लस i टाइम्स डेल v ओवर डेल x इक्वल टू माइनस का i टाइम्स डेल u ओवर डेल y प्लस का डेल v ओवर डेल y। देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास केवल और केवल यहाँ पर रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करना रह गया है। तो देखिए फर्दर, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ से हम रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो यहाँ से आपको मिल रहा है रियल पार्ट इक्वेट करने पर डेल u ओवर डेल x की वैल्यू डेल v ओवर डेल y के इक्वल मिल रही है। एंड यहाँ से फिर से अगर हम डेल u के ही फॉर्म में लिखें तो ये डेल u ओवर डेल y जो कि माइनस है, यहाँ पर देखिए ये इमेजनरी वैल्यूज़ है तो माइनस इस साइड आ जाएगा, इसको हम माइनस का डेल v ओवर डेल x लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं आपके कॉची रीमान इक्वेशंस आ रहे हैं किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो यही आपके कॉचीज रीमान इक्वेशन, तो आप इसे डिफाइन कर लेंगे कि दीज आर शॉर्ट में कॉची रीमान इक्वेशन को हम CR इक्वेशन भी बोलते हैं। तो दीज आर कॉची रीमान इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और वो हैं Z1, Z2, Z3 ऑन द आर्गन डायग्राम इज समीशन Z2 माइनस Z3 मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर अपॉन में 4i Z1। तो ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप एक आर्गन डायग्राम बना लीजिए, मतलब आर्गन प्लेन पर आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो एक हम ट्रायंगल यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये आपका जेड प्लेन हो गया, जेड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं। ये आपका रियल एक्सिस और ये आपका इमेजनरी एक्सिस। और यहाँ पर एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए कैसा भी।
क्योंकि ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या कैसा है। तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसे Z1 बोल दीजिए, ये वर्टिसेस Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये Z3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो जो इस Z1 को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर कि x1, y1, क्योंकि Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा वो x1 प्लस y1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये आपका x2, y2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर ये x3, y3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसी चीज़ को पहले आप डिफाइन कर देंगे कि लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1, Z2 मीन्स x2 प्लस y2, एंड Z3 मीन्स x3 प्लस y3। तो देयरफॉर the coordinates of the vertices of the given triangle are क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1, y1 जो अभी आपको डिफाइन किया गया, फिर हो जाएगा ये आपका x2, y2 एंड x3, y3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ये वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। Now the required area of triangle, तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ, फिर डिटरमिनेंट में x1, x2, x3, फिर सेकेंड कॉलम y1, y2, y3 एंड देन थर्ड कॉलम 1, 1, 1। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, ये देख लेंगे। देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए हम सेकंड कॉलम को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्दर जो यहाँ पर आएगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, आप सेकंड कॉलम को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेट मीन्स ये हो जाएगा x1, x2, x3, फिर ये हो जाएगा i टाइम्स y1, i टाइम्स y2, i टाइम्स y3, फिर यहाँ 1, 1, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेकंड कॉलम को i से मल्टीप्लाई किया है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसे 1/2 तो है ही है, यहाँ पर हम 1/i से भी मल्टीप्लाई करते रहे। देन फर्दर अब आपको सेकंड कॉलम में वर्क करना है C2 प्लस C1। तो देखिए नेक्स्ट 1/2i, और ये डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो जाएगी हमारी x1, और ये बन जाएगी x1 प्लस i टाइम्स ऑफ y1, फिर 1, फिर ये x2, फिर ये बन जाएगी x2 प्लस i y2, फिर ये 1, फिर x3, फिर ये बन जाएगी x3 प्लस i y3 1। अब x1 प्लस i y1 z1, फिर ये z2, फिर ये z3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 1/2i ये हमें मिल रहा है x1 z1 1, ये मिल जाएगा हमें x2 z2 1, फिर ये मिल जाएगा हमें x3 z3 1। तो ये लिख लेंगे। देन फर्दर देखिए नेक्स्ट जो होगा, फिगर का इसमें बस ऐसा कोई रोल नहीं था, वो फिगर आपने डिफाइन कर दिया। देन फर्दर देखेंगे, वो कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट along फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट्स आइए फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसे हम एक्सपेंड करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है देखें, 1/2i, और जब हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 और फिर ये हो जाएगा z2 माइनस z3, तो ये आ जाएगा z2 माइनस z3। और स्टूडेंट्स हम इसे केवल सिंगल टाइम मतलब वन टाइम ही इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरे कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे समीशन लगा लेंगे। ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म x2 और x3 के लिए भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा। देन फर्दर देखिए 1/2i, यहाँ पर आप x1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में x1 को क्या लिखा जा सकता है, मतलब कि z1 के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो वो आप समझ लीजिए। देखिए जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि z1 मीन्स x1 प्लस iy1, इसी तरह से z1 बार इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 माइनस iy1। तो अगर मुझे x1 की ही ज़रूरत है मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा z1 प्लस z1 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 iy1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इट मीन्स हम x1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 z1 प्लस z1 बार लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं वही यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ इस तरह से आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/2 z1 प्लस z1 बार, और यहाँ पर आपका एज इट इज़ ये वाला ब्रैकेट z2 माइनस z3 रहेगा। देन ये 1/2 भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये 1/4i हो जाएगा, और यहाँ पर हम ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/4i हो गया समीशन, और यहाँ आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, z1 फिर ये आ जाएगा z2 माइनस z3, फिर इसी तरह से z1 बार, और ये आ जाएगा z2 माइनस z3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समीशन भी सेपरेट कर लीजिए। देखिए फर्दर 1/4i, और मैं समीशन सेपरेट कर ले रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ z1 ब्रैकेट में z2 माइनस z3, देन समीशन z1 बार, और फिर ब्रैकेट में z2 माइनस z3, ये लिखा जाएगा। देन फर्दर आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये फर्दर जो आएगा, फर्दर जो इसका रिज़ल्ट है या नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, ये 1/4i, और यहाँ पर ये जो समीशन है इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 0 हो रही है। अभी मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ, ये 0 हो जाएगी, और ये आपके पास समीशन z1 बार और ब्रैकेट में z2 माइनस z3 इतना रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समीशन की वैल्यू 0 कैसे हुई, आइए इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे 0 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिसेस कितने थे, z1 z2 z3 थे, तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये था z1 फिर z2 और फिर z3, तो इस तरह से अगर हम देखें साइक्लिक फॉर्म में तो ये है। तो देखिए जब यहाँ पर ये तो समीशन मतलब कि ये एक टर्म है, समीशन का मतलब अभी 2 टर्म और होंगे, क्योंकि आपने जब आपने डिटरमिनेंट ओपन किया था तो केवल 1 टर्म लिखा हुआ था x1 के साथ, x2 x3 को नहीं लिखा था, इसलिए आपने वहाँ समीशन यूज़ कर लिया था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इसे ओपन करते हैं तो देखो ये z1 के साथ क्या दे रहा है, z1 जब आ रहा है तो z2 लास्ट के 2 टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो z2 माइनस z3, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब हम समीशन को ओपन करेंगे तो नेक्स्ट टर्म किससे, z1 के बाद क्या आएगा, z2 आएगा। अब z2 आएगा तो फिर क्या होगा, z3 माइनस z1 होगा, जैसे यहाँ z1 के बाद क्या आ रहा है, z2 माइनस z3 लिखा जा रहा है। देन उसी तरह से अब क्या आएगा, z3 आ जाएगा, जब z3 आएगा तो z1 माइनस z2 लिखा जाएगा, तो z1 माइनस z2।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि जब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये Z1 Z2 पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म आपस में ही कट जाएंगे। इसी तरह से Z1 Z3 नेगेटिव है और यहाँ पर आप देखिए Z1 Z3 या Z3 Z1 ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर Z2 Z3 पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस का Z2 Z3 वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। मतलब ये सिंप्लीफाई या सॉल्व जब आप करेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं जीरो। तो ये किस तरह से आ रही है ये आपको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। देन फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट लाना है या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो हमें क्वेश्चन गिवन था, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए समेशन Z1 और यहाँ पर Z1 बार और ये Z2 माइनस Z3 और अपॉन में मैं 4i को ले आ रहा हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपने Z1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है आप Z1 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये Z1 Z देखिए Z बार क्या होता है, मॉड Z स्क्वायर होता है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि सिंस अगर कहीं मॉड Z स्क्वायर लिखा है तो इट मीन्स ये क्या होता है, Z बार होता है, ये होता है Z बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखिए Z1 बार आ रहा है तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, ये हो जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर फिर Z2 माइनस Z3 और अपॉन में 4i Z1। तो यही आपकी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल थी जो आपको प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट द वर्टेक्स Z2। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन है और राइट एंगल जो बोला जा रहा है वो वर्टेक्स Z2 पर है। देन हमें प्रूव करना है कि Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z2 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, फिर से वैसे ही जेड प्लेन पर, ये जेड प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इट मीन्स इसकी टू जो साइड्स हैं इक्वल लेंथ की होंगी। तो ये हम ले रहे हैं आपका बी पॉइंट जहाँ पर वर्टेक्स Z2 है और यहीं पर ये राइट एंगल भी है, तो ये राइट एंगल हो गया। फिर ये A यहाँ पर वर्टेक्स आपका Z1 ले लीजिए और ये C यहाँ पर वर्टेक्स आप Z3 ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देन आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वी आर गिवन डेट angle between line AB and CB is π/2, क्योंकि यही बोला गया है कि वर्टेक्स Z2 90 डिग्री है, तो वर्टेक्स Z2 90 डिग्री, इट मीन्स ये AB लाइन और CB लाइन के बीच का जो एंगल है वो π/2 है, मतलब 90 डिग्री। तो वी आर गिवन दैट एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CB इज़ π/2। तो देयरफॉर यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 इक्वल टू π/2। And then further we know that if amplitude is π/2, अगर एम्पलीट्यूड π/2 है तो देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली
इमेजनरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं कि हमें पता है कि वी नो डैट अगर एम्पलीट्यूड π/2 है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, पूरी तरह से इमेजनरी होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही है आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आप देख रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली इमेजनरी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से इमेजनरी होगा, इट मीन्स इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि 10 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 इज प्योरली इमेजनरी। तो देन so that its real part तो अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो सो डेट इट्स रियल पार्ट इज 0, तो इसका रियल पार्ट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स, पहले तो आप यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करें कि बट वी नो डैट कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब REZ लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, हाफ जेड प्लस जेड बार। क्योंकि अगर आप z लिखते हैं तो x प्लस IY लिखते हैं, z बार लिखते हैं तो x माइनस IY लिखते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ x मिलेगा। x को ही हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो इसलिए मैं RE लिख रहा हूँ, मतलब रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या है, हाफ z प्लस z बार। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सो डैट इट्स रियल पार्ट इज 0। तो इसका मतलब रियल पार्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, कि हाफ जेड प्लस जेड बार क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, वो 0 है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे कि देयरफॉर हाफ टाइम्स उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये बना है, तो हाफ हम इसी को लिखेंगे Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3, और इसी का हम बार ले लेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा Z2 माइनस Z1 होल बार को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, Z2 बार माइनस Z1 बार, इसी तरह से Z2 बार माइनस Z3 बार। ये जो रियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यही आप बता रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूरी तरह से इमेजनरी होगा तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड आपने बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन फर्दर देखिए, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये 1/2 0 की तरफ चला जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन आपका बनेगा वो है Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हम राइट साइड ले जाते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ चली जाएगी। तो ये हो जाएगा Z2 बार माइनस Z1 बार और अपॉन में Z2 बार माइनस Z3 बार। और इससे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इक्वेशन है। देन इसी तरह से आइए, अब हमें यहाँ पर ट्रायंगल कैसा दिया गया स्टूडेंट्स, ये देखें, हमें जो ट्रायंगल गिवन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका अभी तक यूज़ हमने किया नहीं, तो आइए इसका यूज़ करते हैं। तो ये फिगर का अब ऐसा कोई रोल नहीं, फिगर डिफाइन कर दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको रब कर दे रहा हूँ। तो देन फर्दर यहाँ पर हम ये डिफाइन करेंगे कि सिंस triangle is isosceles, so then we have ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो देन वी हैव इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो 2 साइड्स थी क्या, AB और CB। तो देन वी हैव AB इक्वल टू CB, ये 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी। तो इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमारे पास B में Z2 वर्टेक्स था, तो ये हम लिखेंगे इस तरह से Z2 माइनस A में Z1 था।
तो Z2 माइनस Z1 की वैल्यू आपकी Z2 माइनस Z3, क्योंकि लेंथ की हम बात करें इसलिए हम मॉड में लिख रहे हैं Z2 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3। देन बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर Z2 माइनस Z1 मॉड में इसका होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इसका होल स्क्वायर। देन फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसे Z2 माइनस Z1 और इसे Z2 बार माइनस Z1 बार लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी इसे आप Z2 माइनस Z3 और फिर Z2 बार माइनस Z3 बार लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर का मतलब Z बार होता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा रहा है। देन स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो हम फर्दर इसको हम बिना बार वाले टर्म एक साइड रखते हैं और बार वाले टर्म एक साइड रखते हैं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 इक्वल टू, ये लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन में Z2 बार माइनस Z1 बार, ये बन जाएगा। और इससे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया था, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्दर अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए फर्दर क्या स्टेप होगा कि इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये डायरेक्टली होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z3 का आपका होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि दोनों सेम है। और राइट हैंड साइड में आप देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार अपॉन में Z2 बार माइनस Z3 बार है, और यही चीज़ इसके रिवर्स में है। देखिए जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है इक्वेशन नंबर 2 में, वही चीज़ आपकी न्यूमरेटर में है। तो स्टूडेंट्स ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा -1, क्योंकि निगेटिव साइन है। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था ये आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें पहले तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर। तो आइए होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2, फिर माइनस यहाँ पर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z3, ये आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आइए देखें प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो Z1 स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, Z1 स्क्वायर आ रहा है हमारा, फिर 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर Z2 स्क्वायर है लेकिन वो नेगेटिव साइन है, तो साइड चेंज करेंगे तो Z2 स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है, ये भी आ जाएगा। तो इसे हम 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर लिख सकते हैं। Z3 स्क्वायर इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस Z3 स्क्वायर भी आ गया। चलिए फिर राइट हैंड साइड में ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए 2 टाइम्स ऑफ Z2 यहाँ भी है, 2 टाइम्स ऑफ Z2 यहाँ भी है, ये हम कॉमन ले लेते हैं और हमें मिल रहा है Z1 यहाँ से और यहाँ से Z3, तो Z1 प्लस Z3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही रिजल्ट हमें फाइंड आउट करके देना था कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था, जिसपे कि वर्टेक्स Z2 पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z देन प्रूव दैट del स्क्वायर ओवर del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर ओवर del y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज mod rfz होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें दिखाना है 2 टाइम्स ऑफ mod f डैश z का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमें यहाँ पर फंक्शन fz कैसा दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो हम इसी को सपोज करके चलेंगे कि लेट fz इक्वल टू u प्लस iv और वेयर z इक्वल टू, आपको पता है z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस i है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिफाइन करता हूँ कि हम जब fz इक्वल टू u प्लस iv ले रहे हैं
तो u प्लस आई वी, यहाँ पर u और v कैसे फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि u भी x और y फंक्शन है और v भी क्या है, x और y का फंक्शन है। तो ये हम लेके चल रहे हैं। और यहीं पर अगर हम देखें तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा, मतलब आर एफ जेड क्या होगा, आर एफ जेड अगर आप देख रहे हैं तो ये रियल पार्ट इसका यही है, तो यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर हम यू स्क्वायर कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं यू स्क्वायर का, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2u और डेल यू ओवर डेल एक्स। देन इसका वन टाइम और कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स u का करेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स, और डेल यू ओवर डेल एक्स हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 टाइम्स u, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पर u स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, उसी तरह से y के लिए भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको सिमिलरली डेल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2u डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इसमें आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें, दिस इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा 2 सभी में आ रहा है, तो पहले तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, और देन यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से लिख लें इसे कि डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म हुआ। फिर इसी तरह से यहाँ पर प्लस इसमें हम u कॉमन ले सकते हैं, दोनों में u आ रहा है, 2 पहले ही कॉमन ले लिया गया है, और यहाँ पर ये आ जाएगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स देखिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, तो डेल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। और ये जो सेकेंड टर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें ये जो सेकेंड टर्म है u इंटू ये हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर u एक हार्मोनिक फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि सिंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, सिंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, u हार्मोनिक फंक्शन है इसलिए। तो हार्मोनिक फंक्शन ऐसे स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए कि एफ जेड कैसा फंक्शन है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है जो कि कंटेन कर रहा है u और v को। u और v क्या है, x और y के फंक्शन है। तो ऑब्वियस है कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, और लाप्लास इक्वेशन का एनी फंक्शन ऑफ x एंड y possesses continuous partial derivatives of first and second order and satisfied Laplace equation, then it is a harmonic function। तो वो हार्मोनिक फंक्शन बन जाएगा, और हार्मोनिक फंक्शन है तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो यहाँ पर 0 रख दी गई है। देन फर्दर स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करें, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में यू स्क्वायर है इसको भी आप बाहर ही ले लें।
इस तरह से लिखेंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है ब्रैकेट के, एंड देन राइट साइड में हमें क्या मिल रहा है 2 टाइम्स, इसको हम डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बस इतना। देन फर्दर देखिए डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर हमारे पास यू स्क्वायर है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम राइट साइड में अब चेंजेस करने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे 2 टाइम्स, देखिए यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर है और इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो इट मीन्स एफ जेड सेटिस्फाइज कॉची-रीमान इक्वेशन, और अगर वो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है तो यहाँ पर उसका यूज हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे बाई कॉची-रीमान इक्वेशन, बाई सी आर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बाई सी आर इक्वेशन आपको पता है कि डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स होती है, तो ये माइनस टाइम होगी बट होल स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये रीजन है इसके पीछे कि डेल यू ओवर डेल वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स फर्दर देखें, देन यहाँ पर देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड हम क्या लिख रहे थे, यू लिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, अभी चलिए इसे मैं यू ही लिखता हूँ, यू स्क्वायर ही लिखता हूँ, और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप, अभी आपको क्या डिफाइन किया गया था कि एफ जेड किस तरह का फंक्शन है, एफ जेड को हम यू प्लस आई भी लिख रहे हैं। देखिए यहाँ समझेंगे कि एफ जेड को हम क्या ले रहे हैं, एफ जेड मीन्स यू प्लस आई वी। तो अगर मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो एफ डैश जेड क्या लिखा जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूँ तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका मॉड लिया जाए तो मॉड ऑफ एफ डैश जेड लिया जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा कि डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस आई प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपका क्या बन रहा है, डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट रहता तो हम मॉड एफ डैश, देखो प्रूफ में भी हमें ये चाहिए 2 टाइम्स मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम 2 टाइम्स मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये यू की जो बात है, देखिए यहाँ पर आर एफ जेड लिखा जा रहा है, इस चीज़ को हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ पर आप पहले से इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, हम यू स्क्वायर को मॉड में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पॉजिटिव ही रहना है तो मॉड का मतलब भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा, और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। देन फर्दर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, क्योंकि एफ जेड हम क्या लिख रहे थे, यू प्लस आई भी लिख रहे थे, तो आर एफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा, यू होगा, तो यू के प्लेस पर आर एफ जेड लिख देंगे तो देखिए आपका रिजल्ट सीधे सीधे आ गया। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो मॉड में आर एफ जेड, यू को क्या लिखा जा सकता है, मॉड में आर मतलब आर एफ जेड लिखा जा सकता है, मॉड तो ऑलरेडी है 2 टाइम्स, और यहाँ पर 2 टाइम्स सॉरी मॉड आर एफ जेड का होल स्क्वायर और फिर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर।
और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट में मॉड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। मतलब फंक्शन ये जो गिवन है ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, ऑल्दो द कॉची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। लेकिन कॉची-रीमान इक्वेशन ओरिजिन पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ये हमें दिखाना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो फंक्शन एफ जेड को हम सपोज कर लेते हैं, तो देखेंगे लेट एफ जेड इक्वल टू, जैसा कि अभी बताया गया था कि एफ जेड क्या है, u प्लस आई वी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो u और u फंक्शन x और y का है, तो u x कॉमा वाई प्लस आई टाइम्स v x कॉमा वाई, इस तरह से हम लिख लेते हैं क्योंकि u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x एंड y। तो देन सर देखो आपको एफ जेड इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है, इट मीन्स ये u की वैल्यू है, v तो i के साथ होगा, ठीक है, इमेजरी पार्ट, तो यहाँ इमेजरी वैल्यू कुछ गिवन नहीं, इट मीन्स ये u की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे u x कॉमा वाई इक्वल टू अंडर रूट मॉड में x। इसका मतलब कि v x कॉमा वाई कितना है, वो 0 है, क्योंकि वो यहाँ पर फंक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये आ गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले ये दिखाने जा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉची-रीमान इक्वेशन को ओरिजिन पर, मतलब एट दैट पॉइंट मतलब ओरिजिन पर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एट ओरिजिन v है, देखिए डेल u ओवर डेल x क्या आएगा, तो ये लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखा जाएगा u ओरिजिन पर है तो x कॉमा 0, क्योंकि डेल u ओवर डेल x निकाले तो x तो रहेगा ही, y 0 रखेंगे, माइनस का u यहाँ पर 0 कॉमा 0 और अपॉन में x माइनस 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए u ये गिवन है, और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं x और y का फंक्शन है, जैसे ही आप x रख रहे हैं y को 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, और u 0 कमा 0 आपका जो फंक्शन है पूरा 0 कमा 0 पर तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे ये जो रिजल्ट आएगा मैं यहीं पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो ये 0 या सीधे सीधे ये कहें तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ये 0 माइनस 0 अपॉन में x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये पूरा का पूरा क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर एंड डेल u ओवर डेल y फाइंड आउट कर लीजिए, डेल u ओवर डेल y भी फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर u आप 0 कमा वाई लिखोगे, माइनस u 0 कमा 0 क्योंकि एट ओरिजिन पर आप वर्क कर रहे हैं, और अपॉन में y माइनस 0। स्टूडेंट्स फिर से ये 0 कमा 0 तो 0 होगा, लेकिन u 0 कमा वाई डेट मीन्स x 0 रखने पर ये फिर से 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम v पर देखेंगे, तो आप लिखेंगे ऑल्सो, देखो डेल v ओरिजिन पर ही हम चेक करें डेल v ओवर डेल x, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट आप लिखेंगे x टेंस टू 0, और सेम इसी तरह से v x कॉमा 0 माइनस का v 0 कॉमा 0 अपॉन में x माइनस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो v फंक्शन ही पूरा 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू ही 0 आएगी, तो ये तो नेचुरली है कि 0 होना ही है। तो बाकी हम सिमिलरली ऐसे लिख लेते हैं कि नेक्स्ट डेल v ओवर डेल y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली ये आपका डेल v ओवर डेल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। तो कॉची-रीमान इक्वेशन क्या, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, देयरफॉर देखो डेल u ओवर डेल x, कॉची-रीमान इक्वेशन डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y होता है, तो डेल v ओवर डेल y, क्योंकि यहाँ पर डेल u ओवर डेल x भी 0 आ रहा है और डेल v ओवर डेल y भी 0 आ रहा है, तो एक तो ये बन गया। एंड इसी तरह से डेल u ओवर डेल y की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ डेल v ओवर डेल x होती है, तो डेल v ओवर डेल x भी आपका 0 ही है, तो आप माइनस टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही 0 तो माइनस का ये आपका डेल v ओवर डेल x लिखा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से निकल के आ रहा है, इट मीन्स ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो आप लिख सकते हैं कि hence the function fz satisfies CR equation at origin। तो फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है उस पॉइंट पर, मतलब कि ओरिजिन पर। नाउ एफ डैश जीरो, तो फंक्शन हमें ये दिखाना है कि एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, तो हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर था ओरिजिन पर। नाउ एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड माइनस जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड मीन्स अंडर रूट में मॉड, अंडर रूट के अंदर मॉड में एक्स वाई, और फंक्शन जीरो पर जीरो ही हो जाएगा तो माइनस जीरो अपॉन में जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे इसको, अगला स्टेप जो हो जाएगा हमारा, लिमिट जेड को हम एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई टेंस टू जीरो, और अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस आई वाई। देन फर्दर अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज जेड जीरो की तरफ टेंड करेगा, मतलब फंक्शनल वैल्यू जो जेड है वो जीरो की तरफ करेगी along the curve y equal to mx। क्या लिख लेते हैं, along the curve y equal to mx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, तो जब आप y की वैल्यू, जैसे हमारे पास यहाँ पर है x प्लस आई वाई, अब आप y की वैल्यू जो mx आप लेकर चल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो x प्लस आई mx लिखा जाएगा, तो x कॉमन लेकर 1 प्लस आई एम बनेगा। तो स्टूडेंट्स लिमिट वेरिएबल की होती है, तो आई हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्टली क्या लिखने जा रहे हैं, तो देखिए एफ डैश जीरो, मैं यहाँ पर इसे डायरेक्टली लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, आई एम एज ए कांस्टेंट है तो इसको हटा देंगे हम लिमिट से, तो केवल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये लिमिट में अंडर रूट में अंदर जो आएगा एक्स और वाई की वैल्यू है आपके पास एम एक्स मॉड के अंदर, और अपॉन में यही आ जाएगा, ये आपका x प्लस आई एम एक्स बनेगा। देन फर्दर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पर आप अंडर रूट से बाहर देखिए मॉड है, पॉजिटिव वैल्यू होनी है, और ये आपका एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो अंडर रूट से बाहर एक्स आ जाएगा, और यहाँ से भी आप एक्स कॉमन लेकर उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट के अंदर मॉड एम, और यहाँ पर 1 प्लस आई एम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जैसे जैसे, क्योंकि एम कांस्टेंट वाई को टू एम एक्स हमने लिया, एम यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे जैसे हम एम को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे एफ डैश जीरो की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, मतलब यहाँ पर ये एक फिक्स वैल्यू नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विच इज़ नॉट यूनिक, विच इज़ नॉट यूनिक, क्योंकि एक वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे ही एम की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो यहाँ एफ डैश जीरो फिर चेंज हो जाएगा, एम की वैल्यू आप कुछ और रखेंगे फिर से एफ डैश जीरो चेंज हो जाएगा, इसलिए बोला जा रहा है which is not unique। क्यों यूनिक, since it depends on m, ये m पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एफ डैश जीरो जो है आपकी एक यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए एफ डैश जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देयरफॉर एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है किस पॉइंट पर, ओरिजिन पर। तो हम यहाँ पर जब, और एनालिटिक होने की सबसे बड़ी, एनालिटिक ना होने की सबसे बड़ी शर्त क्या है कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, मतलब उस जिस पॉइंट के लिए एनालिटिक बोला जा रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो। तो आपने वही दिखा दिया कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट है, इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो
एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस 4, जहाँ पर जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो है, इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिन पर, ऑल्दो द कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब फिर से जेड इक्वल टू जीरो या ओरिजिन, मतलब कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर जेड इक्वल टू जीरो पर, बट कॉची-रीमान इक्वेशन उस पॉइंट पर, मतलब कि जेड इक्वल टू जीरो या ओरिजिन पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो वी है एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस 4। आइए इसको फर्दर देखते हैं कि क्या बनेगा ये। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखें, हम ई टू दी पावर माइनस, इसे हम 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, और ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन जेड को एक्स प्लस आई वाई लिखा जा सकता है, तो एक्स प्लस आई वाई टोटल पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखिए, क्योंकि 1 अपॉन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई और x माइनस आई वाई से डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर पावर 4 है तो इसलिए हमें इनकी पावर भी 4 रखनी पड़ेगी, तभी ये आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर e टू दी पावर माइनस हमें क्या मिल रहा है, x माइनस आई वाई टू दी पावर 4, और डिनोमिनेटर में तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कंजुगेट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और इनकी पावर क्या थी, 4 थी, तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो आइए इसको हम यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की पावर 4, डेट मीन्स ये आर की पावर 8 बन जाएगा, तो इसे इस तरह से लिख लो आप, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस आई वाई टोटल पावर 4 अपॉन में आर टू द पावर 8 लिख लेते हैं डायरेक्टली। अब स्टूडेंट देखिए, जब तक इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होगी तब तक आगे का वर्क नहीं हो सकता। आइए पहले हम इसको रफली यहाँ देख लेते हैं कि एक्स माइनस आई वाई टोटल पावर 4 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2i एक्स वाई फिर होल स्क्वायर। अभी हमने अंदर वाले का होल स्क्वायर किया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2i एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और इसका होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस का 4i स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab तो माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर प्लस का 4i एक्स वाई क्यूब और माइनस का यहाँ पर 4i एक्स क्यूब वाई बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये 4i स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेट मीन्स की माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये माइनस का 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डेट मीन्स ये बनेगा x की पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये रियल पार्ट है, ये हमने रियल पार्ट कलेक्ट कर दिया, और ये इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। चलो अगर हम यहाँ से ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा प्लस का 4i एक्स वाई कॉमन लिया जा सकता है। देखिए 4i एक्स वाई आप कॉमन ले लेंगे तो ये मिल रहा है आपको वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। इसको हम यहाँ पर e टू दी पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे एफ जेड
इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस, इस पूरे की वैल्यू हमारी आ रही थी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर प्लस का 4i xy और ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, टोटल की अपॉन में जो है वो आ रहा है हमारा r टू दी पावर 8। तो ये है आपका r टू दी पावर 8, ठीक है। तो ये एफ जेड इक्वल टू निकल के आ रहा है, एफ जेड इक्वल टू ये सच। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम रियल वाले को पूरी तरह से अलग करेंगे और इमेजरी वाले को अलग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8 हो गया, सॉरी r टू दी पावर 8 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस साइन हमारा इसके बाहर से था, तो सॉरी ये माइनस साइन हमारा इस पूरे के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये माइनस आ गया, और ये माइनस साइन यहाँ पर हम ले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बन जाएगा e टू दी पावर, या ये करो माइनस साइन अंदर ही भेज दो, ये हो जाएगा आपका i टाइम्स 4xy और ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8, ऐसा बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एज अ एंगल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि e टू दी पावर आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये आई के बाद जो भी पूरी वैल्यू है ये एज अ एंगल की तरह आप लेंगे इसे, आप इसे अब इस तरह से लिख लें, तो ये फर्दर लिखा जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखने जा रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा कॉस के साथ ये पूरा एंगल के फॉर्म में आ जाएगा, तो 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8, ये आ गया। एंड देन इसी पर हम आगे साइन भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस i साइन 4 टाइम्स ऑफ xy ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8, ये बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एफ जेड आ गया हमारा, एफ जेड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम ये समझ सकते हैं कि रियल वैल्यू क्या है, इमेजिनरी वैल्यू क्या है, तो मैं यहीं से इसको इक्वेट कर लेता हूँ, तो एफ जेड मीन्स यू प्लस आई वी होता है, तो यहाँ पे u की वैल्यू रियल होगी और v की वैल्यू इमेजिनरी होगी, तो यहाँ पर हम डिफाइन भी कर लेते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आप इक्वेट करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, देखो तो ये बन रहा है आपका u इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8 और इनटू में ये cos 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में r टू दी पावर 8, ये u हो गया। एंड v की वैल्यू सेम इसी तरह से e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में r टू दी पावर 8 इंटू साइन 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और में r टू दी पावर 8, इस तरह से आप डिफाइन कर लेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर हमने केवल अभी तक ये बताया है कि रियल पार्ट क्या है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका रियल पार्ट क्या है, मतलब u क्या है, और इमेजरी पार्ट मतलब v क्या है। तो आइए अब हमें सबसे पहले हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉची रीमान इक्वेशन को ओरिजिन मतलब एट दैट पॉइंट मतलब z इक्वल टू 0 ओरिजिन पर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप फर्दर लिखेंगे कि एट ओरिजिन v है, एट ओरिजिन v है। तो ओरिजिन पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे डेल u ओवर डेल x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर u टाइम्स x कॉमा 0 माइनस का u 0 कॉमा 0 अपॉन में x माइनस 0। आइए इसको समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट u में हमें x ऐसे ही रखना है, y की वैल्यू 0 रख देनी है। देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पर तो देखो हमें मिल क्या रहा है एक्चुअली। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, तो u वाले फंक्शन पर आप ध्यान दें। देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है e टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन में r टू दी पावर 8, एक तो यहाँ से ये मिल रहा है, और यहाँ से r टू दी पावर 8 का मतलब भी मैं अभी समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम इसे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि r स्क्वायर का मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो r टू दी पावर 8 का मतलब r स्क्वायर की पावर 4 जब हमने किया था तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 थी। तो जब आप यहाँ पर रख रहे हैं u x 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 8। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करते हुए लिख दे रहा हूँ कि ये हो जाएगी, ये x की पावर 8 लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आएगी, इसको आप समझेंगे। और यहाँ पर देखिए ये y 0 रखते ही ये पूरा cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और यहाँ पर देखो u 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, तो इसलिए ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, और अपॉन में x। ठीक है, ये आ रहा है। देन फर्दर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये कैंसिल होगा इससे, और यहाँ पर अपॉन में x है। ठीक है, देन फर्दर देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये आपका बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, और आप इसे क्योंकि ये पावर में माइनस है तो इसे अपॉन में ही ले आएंगे, तो ये बन रहा है x इंटू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, ऐसा बन रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से वो नीचे आ जाएगा। देन ये ई टू दी पावर x की सीरीज है, सीरीज की तरह इसे आप ओपन कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x, और ये एक्सपोनेंशियल सीरीज आपकी ओपन हो जाएगी, तो क्या होती है 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब ये पूरा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स इसी का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8, और ये फैक्टोरियल 2, इसी तरह से ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती जाएगी। देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप इस x को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 1 अपॉन, ये आएगा आपका x, फिर ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 इंटू 2 फैक्टोरियल अप टू सो। अब स्टूडेंट्स अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो देखिए ये 0 और यहाँ 1 अपॉन 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 मतलब x आता रह रहा है अपॉन में, तो वो 1 अपॉन 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी बनेगा, या टोटली हम कहें तो ये क्या बन रहा है 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी रहेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 0। तो आपने डेल यू और डेल एक्स की वैल्यू जो है वो क्या फाइंड आउट कर ली, डेल यू और डेल एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, ये मेन चीज़ हुई। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि डेल यू और डेल एक्स हमारे पास क्या आ चुका है 0। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स 0 आ चुका है। स्टूडेंट्स इसी तरह से सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई भी हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट अभी x में आ रहा है y में हम करेंगे तो ये y के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिमिलरली
सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई, तो चलो मैं इसे यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ इस तरह से कि लिमिट आप लिख रहे होंगे y टेंस टू 0 और यहाँ पर u 0 कॉमा वाई लिखोगे आप, माइनस का u 0 कॉमा 0 अपॉन में y माइनस 0। तो इस बार आपको x 0 रखना है, तो सेम रिजल्ट जैसे आपका यहाँ पर x के फॉर्म में आ रहा है इसी तरह से यहाँ पर y के फॉर्म में आएगा, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया मैंने, तो ये आप इसको 0 लिख सकते हो। तो सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये दो चीज़ आ गई, डेल यू ओवर डेल एक्स 0 आ गया और यहाँ पर डेल यू ओवर डेल वाई भी 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई की तरफ जाएंगे, उसको हम देख लेते हैं, देखिए कैसे आएगा वो। तो यहाँ पर ऑल्सो डेल v ओवर डेल एक्स, तो स्टूडेंट्स वो होगा लिमिट x टेंस टू 0 v x कॉमा 0 माइनस का v 0 कॉमा 0 अपॉन में x माइनस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें v मतलब ये रहा और v में आप रख रहे हो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 जो भी रखोगे स्टूडेंट्स ये बन जाएगा साइन 0, साइन 0 0 होता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है तो v 0 कमा 0 की वैल्यू भी, मतलब ये कुल मिलाकर ये क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है। तो डेल v ओवर डेल x आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली डेल v ओवर डेल y भी अगर हम ये रखेंगे तो हम 0 कमा y रखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे u के लिए हमने 0 कमा y रखा, उसी तरह से v के लिए भी 0 कमा y रखा जाएगा। और यहाँ पर x और y दोनों ही है साइन के साथ, तो देखिए y की वैल्यू 0 रखते ही ये फिर से साइन 0 हो जाएगा, तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली आपका ये डेल v ओवर डेल y भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y ये सब क्या आ गए, 0 आ गए। तो इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉची-रीमान इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना चाहें तो वैसे दिखाकर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है एट ओरिजिन पर। इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि thus the function या therefore Cauchy-Riemann equations CR equations are satisfied at z equal to 0 या एट ओरिजिन ये कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है एट z इक्वल टू 0। तो देखिए नेक्स्ट जो होगा, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है के लिए हम क्या दिखाएंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब फंक्शन उस सर्टेन डोमेन पे किसी भी एटलीस्ट पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। और फंक्शन एनालिटिक ही नहीं बोला जा रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम ये चेक करने जा रहे हैं कि फंक्शन जो है z इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप लिखोगे नाउ f डैश 0 को क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन में z माइनस 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, लिमिट z टेंस टू 0 और fz की वैल्यू क्या है वो लिख लीजिएगा, तो e टू द पावर माइनस z टू द पावर माइनस 4 और f0 तो 0 है ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन में z ये आ रहा है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज z टेंस टू 0 along z इक्वल टू r e टू द पावर I पाई बाई 4, इस पर हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा फिर, तो लिमिट, अब आप z की वैल्यू क्या रख रहे हो, r e टू द पावर I पाई बाई 4, ये e टू द पावर I पाई बाई 4 क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो लिमिट केवल वेरिएबल की होगी, तो यहाँ पर आप केवल r टेंस टू 0 लिखें। देन यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं r e टू द पावर I पाई बाई 4 ये आ गया, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस, और ये है r e टू द पावर I पाई बाई 4 की होल पावर
-4 इस तरह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे लिखा जाएगा फर्दर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा हो जाएगा लिमिट r टेंस टू 0, इसको हम e टू दी पावर, ये -4 जो पावर में है वो हम ब्रैकेट के अंदर ले लें, तो -r टू दी पावर -4 हो रहा है, इनटू यहाँ पर आप 4 से ये 4 कटेगा तो e टू दी पावर में, यहाँ पर पावर में ही है, e टू दी पावर -i पाई बन जाएगा आपका, ठीक है। और अपॉन में r e टू दी पावर i पाई बाई 4 एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप लिमिट r टेंस टू 0, e टू दी पावर -r टू दी पावर -4, और यहाँ पर हम e टू दी पावर -i पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, e टू दी पावर -i पाई को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई -i साइन पाई लिख सकते हैं यूलर्स थ्योरम के थ्रू, ठीक है। और साइन पाई 0 होता है और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -1। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा -1 इंटू में, ठीक है। और अपॉन में चल रहा था आपका r e टू दी पावर i पाई बाई 4। देन फर्दर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो लिमिट r टेंस टू 0, और ये e टू दी पावर, और यहाँ पर r टू दी पावर -4 ऐसे लिखा जाएगा, और अपॉन में r e टू दी पावर i पाई बाई 4 आपका एज इट इज। देन फर्दर तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सर देखिए, लिमिट r टेंस टू 0, 1 अपॉन e टू दी पावर i पाई बाई 4, आप इसे सेपरेट कर लें, और यहाँ पर आप इसे ऐसा लिख सकते हो, देखो e टू दी पावर हम इसे 1 अपॉन r टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि r की पावर -4 है, तो हम इसे e टू दी पावर -1 अपॉन r की पावर 4 लिख सकते हैं, अपॉन में r, ये लिखा जाएगा। देन फर्दर आगे देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट r टेंस टू, या ये हम इस वैल्यू को लिमिट से बाहर ही निकाल सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है लिमिट के अंदर। तो ये 1 अपॉन e टू दी पावर i पाई बाई 4 आउटसाइड द लिमिट कर दीजिएगा, और लिमिट r टेंस टू 0, यहाँ पर हम इसकी सीरीज ओपन कर देते हैं, जैसे अभी एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन की थी उसी तरह से ये भी हो जाएगी। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स मतलब r टू दी पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, डेट मीन्स r टू दी पावर 8 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहेगा, अपॉन में r, ठीक है। या ये कहें कि चलिए ठीक है, अपॉन में r, इसको अब आप सेपरेट कर लो, या ये कहें कि 1 अपॉन r, इसी तरह से ये 1 अपॉन r ऐसे है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, इस फॉर्म में है 1 अपॉन r, तो ये अंदर ही जाएगा इसके। तो e टू दी पावर i पाई बाई 4, लिमिट r टेंस टू 0, और ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन r टू दी पावर 9 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ पर r आपका हर बार अपॉन में r तो मिलता ही चला जाएगा, क्योंकि सीरीज आगे तक कंटिन्यू हो रही है। तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 सब में मिलेगा, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी ही बनेगा, और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करेंगे, सब इन्फिनिटी ही है। तो ये आपका आ जाएगा, सीधे सीधे मैं कहूँ कि इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी लिख दीजिए, ठीक है। ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्फिनिटी को किसी भी वैल्यू से, तो इन्फिनिटी ही हो जाना है। तो ये f' 0 जो आ रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब कि f' 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट f' 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आती तो एग्जिस्ट करता, तो ये फाइनाइट वैल्यू आ नहीं रही है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर फंक्शन
उस पॉइंट पर ही फंक्शन का डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर मतलब कि z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक ही नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन इस तरह से लिखेंगे कि therefore fz is not analytic at z इक्वल टू 0, मतलब कि फंक्शन z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक ही नहीं है। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉचीज इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉचीज इनइक्वालिटी ये थ्योरम है, तो आपको इस तरह से भी दे सकता है कि स्टेट एंड प्रूव कॉचीज इनइक्वालिटी, या इसके स्टेटमेंट के साथ भी दे सकता है। तो इसका स्टेटमेंट है इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सर्किल सी, यहाँ पर कॉचीज इनइक्वालिटी सर्किल सी पर वर्क करती है, गिवन बाई उसका इक्वेशन गिवन है मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जहाँ पर ए सेंटर है सर्किल का और आर उसका रेडियस है, एंड मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम गिवन है फॉर एवरी जेड ऑन सी, देन मॉड ऑफ एफ ए nth डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन का ए पॉइंट पर nth डिफरेंशिएशन का मॉड हमें क्या दिखाना है, लेस देन इक्वल टू m इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में r टू दी पावर n। तो ये स्टेटमेंट है कॉचीज इनइक्वालिटी का। तो आइए इसका जो प्रूफ होगा या सॉल्यूशन हम देखें तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमें जो सर्किल का इक्वेशन गिवन है हम उससे लेकर स्टार्ट करते हैं। वी हैव मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, तो देन z यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर यहाँ से अगर हम मॉड रिमूव करेंगे तो z माइनस ए इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, आर ई टू दी पावर आई थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप मॉडुलस लेंगे तो ये आर ई टू दी पावर आई थीटा, ई टू दी पावर आई थीटा का जब मॉडुलस लिया जाएगा तो स्टूडेंट्स ये यूलर्स थ्योरम से ओपन होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसकी वैल्यू मॉडुलस लेने पर 1 हो जाएगी। तो वापस से हम प्रीवियस स्टेप पर आ जाएंगे। देन इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो डी जेड इक्वल टू आपको मिलेगा आर, और यहाँ पर ई टू दी पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर आई थीटा, और यहाँ पर आई थीटा से करेंगे तो थीटा, और यहाँ पर आई भी आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देन इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ डी जेड अगर किया जाएगा तो देखिए मॉड ऑफ आई 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ ई टू दी पावर आई थीटा भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल और केवल रह जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो ये हमारे लिए एक वैल्यूबल इक्वेशन है, तो इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं जिसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। देन अब यहाँ पर आप देखो जो हमें प्रूफ करना है फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ए का मॉड हमें ये दिखाना है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो आ रहा है ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव से आएगा। तो स्टूडेंट्स उसका हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, वी नो डेट तो ये जो फार्मूला है ये एफ ए फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ए इक्वल टू फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1, ये है। देन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बोथ साइड मॉडुलस ले लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ द फंक्शन एफ ए nth डिफरेंशिएशन के लिए इक्वल्स टू मॉड में आ जाएगी ये पूरी राइट साइड की वैल्यू, तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1, ये पूरा मॉड में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मॉड राइट हैंड साइड में मॉड को सेपरेट करोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो मॉड एफ एन ए मतलब कि फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ए, तो यहाँ पर जब हम मॉड को सेपरेट करेंगे अलग अलग हम करेंगे तो यहाँ पर ये जो साइन है इक्वल टू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में, और n फैक्टोरियल का मॉड n ही होगा। और यहाँ इसको आप चलिए 2 पाई आई मॉडुलस के अंदर लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ओवर c, यहाँ पर भी मॉड एफ जेड फिर मॉड ऑफ डी जेड इंटू में एंड देन अपॉन में मॉड जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1, ऐसे लिखा जाएगा। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऐसी रहेगी मॉड फंक्शन एफ ए nth डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल आ जाएगा, और मॉड ऑफ
2 पाई आई हमें 2 पाई देगा, और इंटीग्रेशन ओवर सी और मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम, हम वो यूज़ कर ले रहे हैं, लेस देन इक्वल टू साइन ऑलरेडी है। मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर रखी है, ये है आर डी थीटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप डी जेड से आर डी थीटा, मतलब डी जेड से जैसे ही आप थीटा में आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपके पास इंटीग्रेशन ओवर सी जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सर्किल है वो एक राउंड पूरा चलेगा और इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट है वो सी ना होकर के ये हो जाएगी, इंटीग्रेशन ओवर सी ना होकर के 0 से 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, और मॉड जेड माइनस ए की वैल्यू आपको आर दे रखी है और उसकी पावर n+1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर r टू द पावर n+1 बन जाएगा। देन फर्दर देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आई। अब ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू है आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो देखिए ये m बाहर आ जाएगा, यहाँ r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में r टू द पावर n रह जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहाँ पर केवल d थीटा रह गया। तो लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई m r टू दी पावर n, और यहाँ से इंटीग्रेशन करके इसका थीटा आएगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से 2 पाई मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली फर्दर जो स्टेप हमारा होगा देखिए उसमें है लेफ्ट साइड मॉड ऑफ द फंक्शन एट द nth डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ए पर, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हमें मिल रही है m इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में r टू दी पावर n, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ भी करनी थी, तो ये कॉचीज़ इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स।